तो गाइस यार 2023 की मोस्ट अवेटेड मूवी जिसका नाम है ओपेनहाइमर वो निकल चुका है थिएटर्स में। और ये मूवी काफ़ी एपिक हुआ है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि टॉप मूवीज़ में ये जाएगा 2023 की, क्योंकि ये इस मूवी में कुछ अलग ही एक रचना की गई है। और अब जानते हैं इसका डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने डार्क नाइट की ट्रिलॉजीज कंप्लीट की है, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन जैसे मूवीज़ की है, द प्रेस्टीज जो कि एक बहुत ही अच्छी मूवी है, उसको डायरेक्ट किया है। उस डायरेक्टर ने यहाँ पे सिलियन मर्फी की ये मूवी डायरेक्ट की है जिसका नाम है ओपेनहाइमर। बेसिकली ये एक बायोपिक है एक साइंटिस्ट की जिसका नाम था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से कनेक्टेड है और इन्होंने ही एटम बम की रचना की थी, द इन्वेंटर ऑफ एटम बॉम्ब। तो ये कहानी उसी को लेकर है। तो स्टार्ट करते हैं ये कहानी, चलिए। तो गाइस ये जो मूवी है ये शुरुआत होती है कोर्ट रूम ड्रामा से। मतलब अगर आप ड्रामा जैसी मूवी की बहुत बड़ी फ़ैन हो तो आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगने के वाली है। तो सबसे पहले मैं ब्रेक डाउन करने से पहले ये कह दूंगा कि अपने से जिन लोगों के पास ड्रामा देखने की क्षमता है, मतलब मेरे पास उतना नहीं, पर ये मूवी जिस तरीके की हाइप लेकर आई थी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ड्रामा बेस्ड मूवी है, इसमें थोड़ी साइंटिफिक चीज़ें दी गई है, मतलब थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा। ये पूरी साइंस के ऊपर बेस्ड है और अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो ये मूवी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है और बहुत हेल्पफुल भी है। जिन साइंटिस्ट का आप थ्योरीज पढ़ते हो बुक्स में वही यहाँ पे दिखाया गया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, हाइजेनबर्ग, नील्स बोर और खुद ओपेनहाइमर, जो कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे और जिन्होंने एटम बम बनाया था। तो इस मूवी का जो टाइमलाइन है ये मे बी मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए 1943 से उस जीवन तक जब तक वो उसका मुकदमा चलता रहा, मतलब ओपेनहाइमर के ऊपर। अब वो मुकदमा क्या था वो आपको बाद में पता चलेगी, और इसीलिए तो ये मूवी इतना अच्छा लगा है। छोटे उम्र से ही ओपेनहाइमर फिजिक्स में बहुत अच्छे थे और बाद में जाके वो एक थियोरेटिकल फिजिशियन बने और सारे जगह पे वो फेमस थे। मतलब कॉलेज लाइफ के बाद से जहाँ पे भी जाते थे वो खुद पढ़ाते थे, उनके जो स्टूडेंट थे बहुत प्यार करते थे उनसे। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जो कैरेक्टर है इस मूवी में वो एक्चुअली एक एंटी पर्सनैलिटी है, जो कि पहले तो अच्छा रहेगा पर ओपेनहाइमर उनको 2 बार इंसल्ट करेंगे तो उसका बदला लेने के लिए ओपेनहाइमर के विरुद्ध वो मुकदमा करेगा। और यह चीज़ बाद में पता चलेगी ओपेनहाइमर का, और उसका वाइफ जब बताएगा उसको। तो मूवी इसी के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। मेरे ख्याल से जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये मूवी एटॉमिक बम की इन्वेंशन के लिए तैयार की गई है, ऐसा नहीं है। ये एक बायोपिक है तो वो एक चीज़ नहीं हो सकता जिसको लेकर ये मूवी बनाया जाए। इस मूवी में मेन जो चीज़ है ना, मुझे तो वो कोर्ट रूम ड्रामा लगा, क्योंकि उन्होंने यूएसए के जीत में बहुत योगदान दी थी ओपेनहाइमर ने। लेकिन फिर भी एक इंसान जिसने इतना कुछ किया उसको कैसे एक केस में फंसाया जा सकता है। तो गाइस मैंने थोड़ी सी जो गलत कही थी वो ये है कि 1943 से इसका टाइमलाइन है, ऐसा नहीं है। 1940 के बाद से इसका टाइमलाइन है, क्योंकि अमेरिका ने जब वर्ल्ड वॉर 2 में कदम रखा 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर अटैक के बाद, उनके पास सूत्र में खबर आया कि जर्मनी एक बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है। तो उनको लगा कि जर्मनी अगर हमसे पहले एक बॉम्ब बना लेगा तो वो हमारे देश को अपने देश में ताबुल कर लेगा, मतलब कब्ज़ा कर लेगा यूएसए में, और यूएसए की सारे लोग जान गंवा देंगे। तो उन्होंने 1942 में एक प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया जिसका नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। और अगर आप नहीं जानते तो गूगल में सर्च करके देख सकते हो, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। एनआरसी यानी कि नेशनल रिसर्च कमिटी ने ये तय किया था कि एक ऐसा बम बनाया जाएगा जिसको अमेरिकन सुपर फोर्ट्रेसेस प्लेन से गिराया जा सकता है, जो कि एक उसका एक प्लेन का नाम था बोइंग B-29। अब इसको गूगल में सर्च करके दे सकते हैं, वहाँ पे दिखा दिया जाएगा वो फ़ोटो। तो 1942 से
1945 तक कड़ी मेहनत के बाद 3 साल के बाद फाइनली सफलता मिल जाती है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और उनके बाकी दोस्तों का, जिन्होंने उस प्रोजेक्ट पर काम किया। और फाइनली वो बम तैयार हो जाती है। जुलाई 16 1945 में उसका पहला टेस्ट किया जाता है, जिसका नाम था ट्रिनिटी टेस्ट। और इस टेस्ट के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही थी हमारा ओपेनहाइमर साहब ने, नाउ आई कैन बिकेम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। और ये लाइन अब जानती है किसने कहा था, कृष्ण ने। हमारे भगवत गीता में ये लाइन उपलब्ध है। और आप अगर नहीं जानते तो आपको बता दूं कि ओपेनहाइमर जो थे वो भगवत गीता की पाठ करते थे और संस्कृत जानते थे। उसका ये जो लाइन था वो उनको इंस्पिरेशन दिया था पूरे लाइफ भर। इन्होंने रियल में भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये कहा है। इस समय अमेरिकन की जो प्रेसिडेंट थी वो बदल चुकी थी, हैरी ट्रूमन नए प्रेसिडेंट थे। इन्होंने पॉट्सडम डिक्लेरेशन की, जापान को ये कहा गया कि, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जर्मनी तब तक हार चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 में। तो हाँ, अब पॉट्सडम डिक्लेरेशन एक ऐसा चीज़ था जहाँ पे जापान को कहा गया था सरेंडर करने के लिए। अगर वो सरेंडर कर देते तो जापान की कुछ भूमियाँ उनको दी जाती वापस। पर अगर वो सरेंडर नहीं करते तो भाई उन्होंने साफ सुथरा ये कह दिया था कि उनको बहुत ही डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा, बहुत तबाही मचेगी जापान में। और वैसा ही हुआ। अमेरिका ने जो कहा था वैसा ही हुआ। और ऐसा कैसे ना हो, अमेरिका जो कहता है वो ना हो, ऐसा होता नहीं है। तो अगस्त 6 और अगस्त 9 को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब्स गिराए गए, जिससे 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई। उसके परिवार तबाह हुए, बहुत बच्चों की करियर नष्ट हो गया। तो इसी चीज़ को देखते हुए ओपेनहाइमर को बहुत ख़राब लगा और उन्होंने सोचा, भाई मैंने क्या बना दिया जो इतने सारे लोगों की परिवार को नष्ट किया, इतने सारे बच्चों की करियर को नष्ट किया। और बहुत ही बुरा लगा था ओपेनहाइमर को। और उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से ये कह दिया था इसके बाद से किसी भी बॉम्ब प्रोजेक्ट में वो हिस्सा नहीं लेंगे। और यही बात गवर्नमेंट को बहुत बुरा लगा और वो सोचने लगे कि ओपेनहाइमर एक जूइश है, इसीलिए वो गद्दारी कर रहे हैं। मतलब जूइश मतलब आप जानते नहीं तो बता देता हूँ। जूइश मतलब रशिया से जो आते हैं उनको जूइश कहते हैं, रशियंस। ये शब्द आपने मार्वल मूवीज़ में बहुत सुना होगा। और सिर्फ मार्वल मूवीज़ में नहीं, अमेरिकन मूवीज़ में भी बहुत बार ये रशियंस रशियंस कहा जाता है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक बैठक बिठाई जिसमें ये तय करना था कि ये बंदा जिसने इतना अच्छा काम किया वो सच में ही क्या गद्दार है। तो वो प्रूव करना था। तो सच कहूँ तो वही एक्चुअल कोड ड्रामा है इस मूवी का। और इन सब चीज़ों में ओपेनहाइमर के पीछे लगी थी रॉबर्ट स्ट्रॉस, मतलब RDJ, मतलब हमारा टोनी स्टार्क या आयरन मैन। ओपेनहाइमर ने ये बात तो मान ली कि हाँ उसका कोई कम्युनिस्ट दोस्त तो कुछ कुछ थे, पर वो कम्युनिस्ट नहीं थे, वो देश के लिए काम करते थे और गद्दार नहीं थे। और ऐसा चीज़ प्रूफ भी हुआ। और पर एक जो चीज़ था सिक्योरिटी क्लियरेंस वो नहीं दिया गया ओपेनहाइमर को। पर इन सब चीज़ों में एक जो चीज़ जनता की बहुत सेवा मिली, जनता ने बहुत हेल्प की ओपेनहाइमर को जब गवर्नमेंट उसके ऊपर से हाथ उठा लिए थे। बहुत ज़्यादा इमोशनल तो एंडिंग था नहीं, पर इस मूवी में एंडिंग में दिखाया गया एल्बर्ट आइंस्टाइन और हमारा ओपेनहाइमर साहब खड़े हैं एक पॉन्ड के सामने और कह रहे हैं, ओपेनहाइमर कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया। और बार बार वो दृश्य सोचते हुए जब बॉम्ब ब्लास्ट हो रही थी। इसी तरीके से इस मूवी की एंडिंग हो जाता है। तो अगर इस मूवी में दिखा नहीं गया कि उसका डेथ कैसे हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। 1967 में February 18 में थ्रोट कैंसर से डेथ हुई थी, क्योंकि वो बहुत ही हैवी स्मोक करते थे। और आप वो मूवी में देख पाते हो। तो सच कहूँ आज तक अमेरिकन जगत में तो ये बंदा आज भी गद्दार ही कहलाता है। पर साइंस की दुनिया में कहे तो ये एक हीरो की तरह माना जाता है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जितनी भी काम की थी वो आपको लोगों को पता ही होगा। पर इस बंदे ने भी जो काम किया है वो सब नहीं जानते। अगर आप
कॉलेज लाइफ में भी साइंस लेकर पढ़ते हो तब आपको पता चलेगी ओपेनहाइमर की नाम, लेकिन उससे पहले आपको ये मूवी मिल गई तो अच्छा ही लगेगा। पर मुझे किस में अच्छा लगेगा? आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ओपेनहाइमर को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।